जी अस्सलाम वालेकुम। कैफे आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम जो फाइनल हमारा मैटर है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अहम मैटर उसको डिस्कस करेंगे की ऑडिट मैटर। इसके साथ ही हमारे ये चैप्टर तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव रह जाएगा ड्राफ्टिंग वाला, वो भी नहीं करना, वो बाद में करना है। उसके साथ पेंडिंग लिख दीजिएगा ताकि याद रहे हमें कि ये हमने करना है। और फिर कल आपको इस चैप्टर का ब्रेन स्केप भी मैं अपलोड कर दूंगा क्योंकि चैप्टर आज कंप्लीट होगा ना तकरीबन, तो कल इंशाल्लाह ब्रेन स्केप तो आपने प्रैक्टिस इसकी स्टार्ट कर देनी है, इसको भी याद करना ताकि साथ साथ याद हो जाए। और ये खास तौर पर इसलिए अहम है क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसमें से ज्यादा टेस्ट करता है। केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक जितने भी चैप्टर हमने पढ़े उनमें सबसे अहम है। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। चैप्टर 4 पूरे चैप्टर 4 में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें। और खास तौर पे याद रखिएगा आज के लेक्चर के बाद आपने होम असाइनमेंट जो थी ना वो लाजमी करनी है क्योंकि अब आप कंप्लीट, इससे पहले सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जिसमें सिर्फ वो इंपैक्ट डिस्कस करवाता टेस्ट हुए थे जो कि आप पढ़ लिए थे। अब आपने सारी रिपोर्ट पढ़ ली है। अब कंप्लीट कंप्रीहेंसिव केस स्टडीज आज की होम असाइनमेंट और आज के बाद जो आपको चैप्टर की होम असाइनमेंट मिलेगी उनमें होगी। इससे पहले मुझे छांटी करनी पड़ती थी कि कहीं क्वेश्चन में ऐसा कंसेप्ट तो नहीं है जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन अब मुझे छांटी करने की जरूरत नहीं क्योंकि सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं सिवाय एक ड्राफ्टिंग के। ठीक है, वो ड्राफ्टिंग हमने बाद में करनी है। लेकिन आई कि अब ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो इंपैक्ट रिपोर्ट के पूछा, ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन उम्मीद तौर पे नहीं पूछता लेकिन करेंगे जरूर। जी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन इनका ये है कि सर जब ऑडिटर कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लेता है तो फिर उसके बाद इवैल्यूएट करता है कि ये इमटेरियल है कि मटेरियल है। ठीक है, बाज़ औक़ात मिस स्टेटमेंट इमटेरियल होती हैं यानी मटेरियलिटी लेवल से कम, बाज़ औक़ात मटेरियल होती हैं यानी मटेरियलिटी लेवल से ज्यादा 5 से ज्यादा 50 तक, और बाज़ औक़ात 50% से भी ज्यादा होती हैं। ये हम क्या कहते हैं? परवेसिव। बाज़ औक़ात 50% से जो ज्यादा होती है ना उनको परवेसिव कहते हैं, कभी कभी उनको मटेरियल एंड परवेसिव भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो 50% से ज्यादा है वो 5% से भी ज्यादा तो है, तो जो परवेसिव है वो मटेरियल भी तो है, तो मटेरियल एंड परवेसिव का मतलब क्या होगा? परवेसिव। ठीक है, तो हम देखते हैं हम लेकिन मटेरियल एंड परवेसिव की बजाय कौन सी टर्म यूज करेंगे? स्टैंडर्ड में भी ज्यादा परवेसिव की टर्म यूज हुई है। सिर्फ एक दफा उसने बता दिया है कि अगर सिर्फ मटेरियल है तो इसका मतलब मटेरियल, और अगर मटेरियल एंड परवेसिव लिखा है तो इसका मतलब परवेसिव है। साथ में मटेरियल क्यों लिखा? क्योंकि जो परवेसिव है वो मटेरियल भी तो है। अच्छा, तो क्वेश्चन इनका यह है कि हम वैल्यूएट करते हैं मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद इमटेरियल है मटेरियल के परवेसिव। अगर इमटेरियल हो तो हम ओपिनियन अनमोडिफाइड देते हैं, लेकिन मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं कि आप हमें लिख दीजिए कि ये आपके ख्याल में भी इमटेरियल है। सवाल इनका यह है कि मटेरियलिटी लेवल तो ऑडिटर डिसाइड करता है, मैनेजमेंट तो डिसाइड करती नहीं है, तो मैनेजमेंट कैसे बताएगी कि इमटेरियल है कि नहीं? तो ये बेसिकली हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं कि तुम्हारे ख्याल में जो भी क्राइटेरिया तुम्हारा जो भी क्राइटेरिया उसके मुताबिक देख लो कि अहम है कि नहीं, इसको एडजस्ट करना। अगर तो अहम है इस मिस स्टेटमेंट को करेक्ट करना तो कर दो। यानी ऑडिटर जब ये रिप्रेजेंटेशन ले रहा होता है ना तो ये कह रहा है हमारी तरफ से रिक्वायर्ड नहीं है इसे करेक्ट करना, तुमने करना है तो कर दो, और अगर नहीं करना तो लिख दो, ताकि कल को आप अगर साल बाद हमारे खिलाफ केस करें कि हम कोई लड़ाई हो जाए तो बंदा पुरानी बातें भी निकाल लाता है कि जी आपने ये मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं की थी या करेक्ट नहीं करवाई, तो हमारे पास आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन मौजूद हो कि सर हमने तो आपको प्रोवाइड कर दी थी, आपने खुद ही कहा था जरूरी नहीं है। तो इसलिए हम मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? जी एक लाइन लिखवाई थी कि एक पैराग्राफ का इफेक्ट दूसरे पैराग्राफ पे भी आ सकता है। ये बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हाँ जी, रीजन डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर इसकी सादा तरीन मिसाल ये है, अगर आप क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करें तो सिर्फ रिपोर्ट में क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं इफेक्ट होगा, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ भी इफेक्ट होगा, उसमें उसकी रीजनिंग बताई जाएगी। ठीक है, उसमें उसकी रीजनिंग बताई जाएगी। और कोई क्वेश्चन? अदर रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी में दूसरा पॉइंट है वो कौन सा है जी? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ड्रॉन अप इन कन्फर्मिटी विद कंपनीज एक्ट, ऐसा ही लिखा हुआ है। आपको पता है आईएफआरएस में से वो कौन सा स्टैंडर्ड है जो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट देता है? आईएस। और आपको ये पता है कि पाकिस्तान में कोई भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो आईएस 1 फॉलो नहीं करते। ये आपको पता है? आईएस 1 का फॉर्मेट कंपेयर कर ले, कौन सा फॉर्मेट फॉलो किया जाता है? कंपनीज एक्ट वाला 4 शेड्यूल और 5 शेड्यूल। यहाँ पे यही कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉन अप का मतलब क्या है? जो ड्रॉ किया, लाइनें लगाई, फॉर्मेट जो यूज किया है वो कंपनीज एक्ट वाला यूज किया है, आईएफआरएस वाला नहीं किया। लेकिन चूंकि उसमें आईएफआरएस वाली रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है, कुछ मजीद है, तो इसीलिए आईएफआरएस भी कहते हैं ठीक है, इजाजत है। क्लियर हो गया मेरे भाई? तो ड्रॉन अप का मतलब क्या? फॉर्मेट कंपनीज एक्ट वाला यूज किया गया, 4 शेड्यूल और 5 शेड्यूल वाला। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है? अब हम स्टडी करने जा रहे हैं की ऑडिट मैटर सेक्शन। की ऑडिट मैटर सेक्शन के बारे में कुछ पहले थोड़ा सा जरा सुन लीजिए, बैग थोड़ा सा इधर कर दीजिएगा। की ऑडिट मैटर के बारे में हमारी जो आज से 5 साल पहले, ये 5 साल पहले की ऑडिट मैटर नहीं होता था। 5 साल पहले सोच ये होती थी कि ऑडिटर जो है ना वो रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा आउटकम बेस के ऊपर, इनपुट नहीं आउटपुट बेस के ऊपर। यानी ऑडिटर की जो भी एफर्ट्स करता है ना ऑडिटर,
उन एफर्ट्स का जो रिजल्ट होगा ऑडिटर रिपोर्ट में सिर्फ वो रिजल्ट बताएगा, उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए ऑडिटर ने जो एफर्ट्स की हैं वो नहीं बताएगा। यानी इन शॉर्ट ऑडिटर ने जो प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं वो बताएगा, सॉरी ऑडिटर ने जो प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं वो नहीं बताएगा। इन प्रोसीजर को परफॉर्म करने का रिजल्ट क्या निकला, क्या मिस स्टेटमेंट थी या नहीं थी, स्कोप लिमिट थी, वो बताएगा। आउटकम बताएगा, प्रोसीजर्स नहीं बताएगा। ये पहले रूल होता था। इस रूल का फायदा ये होता था कि यूजर को जो काम की चीज होती थी वही पता चलती थी, और जो काम की चीज उसके नहीं होती थी वो पता नहीं चलती थी। ठीक है, जैसे आपके जो यूजर, आपके यूजर्स कौन सा, आपके घर वाले, पेरेंट्स, वालिदैन। वालिदैन को इस चीज से गर्ज तो नहीं है कहां से पढ़ रहे हैं, क्या फीस दी है, किस हॉस्टल में रह रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उठाया है, रोज कितनी देर पढ़ते हैं आप, उन्हें इन चीजों से गर्ज नहीं है। आप वो दो ही काम है, आपको जो जितनी फीस आप कहते हैं आपको उतनी फीस अरेंज कर देते हैं किसी न किसी तरीके से, और 6 महीने बाद पूछते हैं सिर्फ एक ही सवाल, क्या रिजल्ट क्या है। नहीं ऑडिट पास है कि नहीं यही पूछते हैं बस, बाकी सब्जेक्ट के बारे में नहीं पूछते, सारे ओवरऑल पूछते हैं रिजल्ट क्या है कि रिजल्ट ऐसा ही है। उन्हें भी अमूमी यूजर को आउटकम से तो गर्ज होती है लेकिन प्रोसीजर से। इसका फिर नेगेटिव इफेक्ट ये आना शुरू हुआ कि शेयर होल्डर्स ने, मेंबर्स ने ये कहना शुरू कर दिया जी ऑडिटर करता ही क्या है, सिर्फ साइन रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेट, कुछ मैनेजमेंट ने भी कहना शुरू कर दिया, शेयर होल्डर सर देखें सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम बनाते हैं, ऑडिटर तो सिर्फ साइन कर लेता है एक सफे के ऊपर और पैसे ले लेता है, काम तो सारा हमने किया। हालांकि हम उस काम के पीछे एक एक चीज को चेक करते हैं, सैंपल बेस पे सही, लेकिन चेकिंग एक एक एरिया की करते हैं, सारी एरियाज की। काम तो हमारा भी होता है, लेकिन चूंकि रिपोर्ट के अंदर हम अपने प्रोसीजर नहीं लिखा करते थे, सिर्फ रिजल्ट थे, तो इससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो गई। क्या हो गया कि ऑडिटर कुछ भी नहीं करता, ऑडिटर तो बस बैठे बैठे सिर्फ साइन कर देता है। क्या ऑडिटर सिर्फ साइन करके पैसे ले लेता है? ये आपको पता है क्योंकि आपको प्रोसीजर सिखाए जाते हैं, इस प्रोफेशन के बंदे हैं, आपको पता है। लेकिन शेयर होल्डर्स को तो नहीं पता। शेयर होल्डर ने वाकई समझना शुरू कर दिया। अब आपको पता है यहां पे फिर आईफैक दरमियान में आता है। आईफैक प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है कि नहीं? जहां कहीं उनका इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है वो स्पीक आउट करता है कि नहीं करता? बिल्कुल, हमने आईफैक के रोल में पढ़ा। आईफैक ने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, अब ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट रिवाइज कर दो। अब ऑडिट रिपोर्ट में हम ये भी लिखा, ये तो लिखा करेंगे आउटकम क्या हुआ, जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ये भी लिखा करेंगे। जब ये रिक्वायरमेंट डिस्कस हो रही थी तो ऑडिटर में से ही कुछ लोगों ने कहा सर अगर हम ये लिखना शुरू कर दें ना कि सारे प्रोसीजर जो हम परफॉर्म करते हैं, रिपोर्ट तो 10,000 सबों की बन जाए। अगर हम सारे, हम एक एरिया के लिए कई 50-60 प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं और एक एक प्रोसीजर बाद कई सबों पे चला जाता है। तो आईफैक ने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, हम सारे मैटर्स यानी सारे एरियाज को रिपोर्ट में नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स को ऑडिट रिपोर्ट में डिस्कस करेंगे। सबको नहीं, किसको करेंगे? मोस्ट सिग्निफिकेंट। अच्छा मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या होते हैं? अगर फर्ज कीजिए कि किसी रिपोर्ट के अंदर 40 एरियाज हैं तो मोस्ट सिग्निफिकेंट को 30-35 होंगे, कितने होंगे? 1-2 होंगे, 2-3 होंगे। ये ऑडिट रिपोर्ट है, कोई प्राइवेट स्कूल की दूसरी क्लास थोड़ी है कि 20 बच्चे हैं तो 18 फर्स्ट आ गए हैं, जो एब्सेंट थे बस वही पास हुए हैं, वो पोजीशन नहीं ले सकते। ऐसे होता था ना, वहां पे मोस्ट सिग्निफिकेंट सारे भाई इधर नहीं होंगे। इधर मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन से होंगे? सिर्फ 20 में से 1 या 2 या टॉप 3, ज्यादा से ज्यादा 3, टॉप 3 भी तो होता है। अमूमी तौर पे 3 से ज्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं हो, ठीक है। बल्कि कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि कोई भी मोस्ट सिग्निफिकेंट ना हो, बहुत ही आसान तरीन ऑडिट हो, आसान, इजी, सिंपल, चंद एक ट्रांजैक्शन थी, वो भी सादा सादा से। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं, वो बंद होती हैं, सारा साल कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, स्वाइप बैंक में कुछ पैसे जमा करवाए, उनके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह आ जाता है, कोई उनका भी ऑडिट होता है, ठीक है। ये नॉर्मली नहीं होता, वैसे रेयर केस बता रहा हूं, लेकिन होता है ऐसे। बात कुछ कंपनीज होती हैं गोइंग कंसर्न के करीब होती हैं, तो ऐसी कंपनी की चंद एक ट्रांजैक्शन होती है, वो सिंपल, उसका की ऑडिट मैटर सिग्निफिकेंट होगा ही नहीं मोस्ट सिग्निफिकेंट। लेकिन अमूमी तौर पे 2 से 3 सिग्निफिकेंट मैटर मोस्ट होते हैं, ठीक है। तो आईफैक ने कहा पहला फैसला हमारा, हम अपनी रिपोर्ट में ये बताया करेंगे जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, एग्री करते हैं, बताना चाहिए। दूसरा फैसला, उसने कहा सारे एरियाज को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट को डिस्कस करेंगे। मोस्ट सिग्निफिकेंट कभी हो सकता है 3 हो, कभी हो सकता है 2 हो, कभी हो सकता है 1 हो, कभी हो सकता है 0 हो। ये ऑडिटर की जजमेंट है कि वो अपने क्लाइंट को देख के फैसला करे, रिक्वायरमेंट नहीं है। कभी कभार हो सकता है 4 भी आपको क्या ऑडिट मिल जाए, नंबर नहीं प्रेस्क्राइब किया उसने, रूल प्रेस्क्राइब किया। रूल क्या? मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स जो है यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट है उनको इंक्लूड करेंगे। एग्री करते हैं आप इससे? तीसरी चीज उन्होंने कहा जी सर अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट भी अगर आप इंक्लूड करें ना तो एक एरिया जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है ना, हमने तो उस पर 100 सफे में प्रोसीजर परफॉर्म किए होंगे। तो उसने भी कहा अच्छा ऐसा करते हैं, सारे नहीं, हम सिर्फ की प्रोसीजर्स लिखेंगे। कौन से? की प्रोसीजर, अहम प्रोसीजर्स। या सिर्फ प्रोसीजर लिख दीजिए या उनका आउटकम लिख दीजिए, रिजल्ट लिख दीजिए, ठीक है। जो की ऑब्जर्वेशन है वो लिख दीजिए, लेकिन सिर्फ की प्रोसीजर। आर प्रोसीजर देखें, पहले नंबर पे मैटर सारे नहीं, सिर्फ कौन से? मोस्ट सिग्निफिकेंट। दूसरे नंबर पे मोस्ट सिग्निफिकेंट के भी सिर्फ की प्रोसीजर, सारे नहीं। कौन से? सिर्फ की प्रोसीजर। या उसने कहा की प्रोसीजर लिख लो, या उसने कहा की ऑब्जर्वेशंस लिख दो, की पॉइंट्स लिख दो, उसके आउटकम्स। 3 ऑप्शन है, लेकिन हम प्रोसीजर ही पूरी दुनिया में फॉलो किए जाते हैं। की तो की ऑडिट मैटर के साथ लिख दीजिए, की ऑडिट मैटर के साथ सवाल लिखे,
हाउ की ऑर्डर मैटर को बात हम एब्रीविएट करते हैं KAM, कैम। हाउ मैनी कैम्स, हाउ, वैसे तो ये आइटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लें, हाउ मैनी कैम्स, हाउ मैनी कैम्स, KAM क्या। अब पक्का रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट जनरल रूल बता रहा हूं। आगे लिखे 3/3, 3 लिख के मल्टीप्लाई 3, 3/3 लिख दे। 3/3 का मतलब क्या है, नॉर्मली एक ऑडिट रिपोर्ट में, पक्का रूल नहीं है फिर बता रहा हूं, ये ना आज आपको कंपनी की रिपोर्ट देखेगा इसमें तो 2 है बस। इसका मतलब है नॉर्मली 3 ऑन एवरेज 3 की ऑडिट मैटर होंगे किसी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर 3 होंगे, और हर की ऑडिट मैटर के 3 प्रोसीजर होंगे। लेकिन बार बार कह रहा हूं भाई, ये सिर्फ एक बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूं। हाँ, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी, की ऑडिट मैटर्स भी कम ज्यादा हो सकते हैं और प्रोसीजर भी कम ज्यादा हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। लेकिन एग्जाम में आपने 3/3 का रूल, ये कहीं लिखा नहीं हुआ, सिर्फ आपको बताया। 3/3 रूल समझ आ गया कैम का। कैम का रूल 3/3 मतलब क्या, ऑन एवरेज 3 की ऑडिट मैटर और हर की ऑडिट मैटर के 3 प्रोसीजर। 5 नजर आएंगे तो ये नहीं कहेंगे सर ने गलत बढ़ा दिया, और किसी ऑडिट रिपोर्ट में अगर सिर्फ एक ही ऑडिट मैटर होगा तो ये नहीं कहेंगे सर ने गलत बढ़ा दिया। गुड। कह रहा है पहला कंसेप्ट, अच्छा ये अब रीजन आपको समझ आ गई कि की ऑडिट मैटर को क्यों इंक्लूड किया। भाई हमारी एफर्ट्स को अंडरमाइन किया जा रहा था, अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था। जैसे फर्म में जो ज्यादा काम करता है ना, उसकी एफर्ट्स को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। कैसे, वो सारे ये तो देखते हैं कि फर्म का टाइम 9 बजे है, सुबह 10:05 पे आ रहा है। ये सारे ये तो देखते हैं, क्या देखते हैं, फर्म का टाइम या कंपनी का टाइम 9 बजे है, ये 10:05 पे आ रहा है। लेकिन ये कोई नहीं देखता कि ये रात को 12:07 पे घर जाने के लिए निकला है। ये क्यों नहीं देखता, क्योंकि उस वक्त कोई मौजूद ही नहीं होता, उस वक्त कोई समझ रहे हैं कि एफर्ट्स अंडरमाइन होगी ना। सारे कहेंगे सर ये लेट आता है, कोई ये नहीं कहेगा कि ये लेट जाता है। क्यों नहीं कहेगा, कोई देखने के लिए मौजूद ही नहीं। एफर्ट्स अंडरमाइन होगी ना, तो ऐसे पर्सन को क्या बता देना चाहिए, अटेंडेंस मेरी चेक कर भाई, रोज सुबह आके अपनी अटेंडेंस सबको दिखाए, ए भाई आपने कहा था मैं लेट आता हूं, ये देख मेरा टाइम इन और टाइम आउट, ठीक है। हाँ, जैसे उसी तरह स्टूडेंट कहते हैं सर आप क्या करते हैं, मैं पढ़ाता हूं, आप कोई और काम नहीं करते। एक्सेस वाला टीचर हमसे पूछा जाता है, बाद का फैमिली में पूछते हैं, कोई और काम नहीं करते। तो ये समझते हैं शायद टीचर का काम सिर्फ क्लास में जाके पढ़ाना ही होता है। हालांकि 1 घंटे के लेक्चर के लिए बैकएंड पे कितनी एफर्ट करनी पड़ती है, ये तो यहाँ टीचर को पता है, या उसको जो टीचर के साथ बैठता है असिस्टेंट, उनको, बाकी को तो नहीं पता। नजर नहीं आता तो क्या लगता है कि ये बंदा काम ही नहीं करता। दुनिया का सूला क्या करे, वैसे दुनिया में ऐसे ही होता है कि जो चीज नजर नहीं आती क्या समझा जाता है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसीलिए चूंकि ऑडिट प्रोसीजर नजर नहीं आते थे, ऑडिटर जो काम कर रहा होता था शेयर होल्डर्स को बाहर नजर नहीं आता, वो क्या समझते थे, काम ही। ऑडिटर ने कहा अच्छा ये लो फिर की ऑडिट मैटर लिखता हूं, इसमें बताऊंगा ये, और ये सिर्फ झलकियां हैं, ट्रेलर है, इन्हीं से अंदाजा लगा लेना कि असल काम हमने कितना किया होगा। तो बताइए की ऑडिट मैटर गुड थिंग है कि बैड थिंग। कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये समझते हैं कि की ऑडिट मैटर को रिपोर्ट में इंक्लूड करना एक अच्छा कदम था। शाबाश, हाइब्रिड वाले नहीं समझ रहे, ये रूम नंबर 6 वाले, ये सारे शेयर होल्डर है मुझे लगता है। अच्छा चलिए बाहर, चल तो अच्छा था। अब सुनिए इसके रूल्स, इसका बैकग्राउंड थीम समझ आ गया। रूल सुनिए, कह रहा है व्हेन टू इंक्लूड की ऑडिट मैटर सेक्शन इन। पहला कंसेप्ट सुन ले, की ऑडिट मैटर सेक्शन इज ग्रेटर, इक्वेशन बनाए, की ऑडिट मैटर इज ग्रेटर, की ऑडिट मैटर सेक्शन इज ग्रेटर देन की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर सेक्शन, सेक्शन का मतलब पैराग्राफ, की ऑडिट मैटर सेक्शन इज ग्रेटर देन की ऑडिट मैटर। दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं। हैरान हो गए आप, कैसे डिफरेंट है। एक की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में एक से ज्यादा की ऑडिट मैटर्स आ सकते हैं। तो की ऑडिट मैटर सेक्शन से मुराद वो पूरा सेक्शन की ऑडिट मैटर का, और की ऑडिट मैटर से मुराद उसमें जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की ऑडिट मैटर आते हैं। समझ आ रहे हैं। तो अच्छा, एग्जाम की क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में भी खास तौर पे देखना है, बात रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में ना वो की ऑडिट मैटर सेक्शन या की ऑडिट मैटर का वर्ड यूज करे तो आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये नहीं है व्हेन टू इंक्लूड की ऑडिट मैटर इन रिपोर्ट, की ऑडिट मैटर कब इंक्लूड करना है कब नहीं, ये कंसेप्ट डिफरेंट है। की ऑडिट मैटर सेक्शन कब इंक्लूड करना है कब नहीं, ये डिफरेंट है कंसेप्ट। पहले ये कंसेप्ट अपना क्लियर कर लें, वरना मिक्स हो जाएगा। आप कहेंगे सर कभी आप कहते हैं ये करना है, कभी कहते हैं नहीं करना। तो पहला डिसीजन क्या है हमारा, बड़ा डिसीजन, कि की ऑडिट मैटर सेक्शन को इंक्लूड करना है कि नहीं रिपोर्ट में। फिर अगला डिसीजन है कि किसको की ऑडिट मैटर को इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना, वो बात की बात है। तो ये कंसेप्ट पहला है, कौन सा, सेक्शन या पैराग्राफ। कह रहा है लिस्टेड कंपनी की ऑडिट मैटर, लिस्टेड कंपनी का केस है की ऑडिट मैटर रिक्वायर्ड है, लिस्टेड कंपनी के केस में की ऑडिट मैटर सेक्शन रिक्वायर्ड है, और अनलिस्टेड कंपनी है तो की ऑडिट मैटर सेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। बाय स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रिक्वायर नहीं करता। लेकिन अगर ऑडिटर जरूरी समझे या लोकल लॉज रिक्वायर करें तो इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे उमूमी तौर पे ऑडिटर जरूरी समझता है कि अगर पब्लिक का पैसा किसी कंपनी में पड़ा हो ना, तो उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, उसमें की ऑडिट मैटर आना चाहिए ट्रांसपेरेंसी के लिए। जैसे किन किन कंपनीज में जनरल पब्लिक इंटरेस्ट होता है,
लिस्टेड कंपनी में होता है वो तो पूरी रिक्वायरमेंट आ गई। बैंकिंग बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, लोगों का पैसा बड़ा होता है। इंश्योरेंस में लोगों, डोनेशन, चैरिटी कंपनी बढ़िया एग्जांपल है। पेंशन फंड्स, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में, पेंशन फंड्स में लोगों के पैसे बड़े होते हैं। चैरिटी में आई क्या जी, चलिए। तो क्वेश्चन ये है कि भैया बात समझ आ गई? अच्छा अगली बात सुन लें। अगर रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आप दे रहे हैं, रिपोर्ट के अंदर, फिर की ऑर्डर मैटर नहीं आता, सॉरी की ऑर्डर मैटर सेक्शन नहीं आता। अगर लिस्टेड कंपनी है, रिपोर्ट में की ऑर्डर मैटर सेक्शन रिक्वायर्ड है, लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में भी अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हो, की ऑर्डर मैटर सेक्शन नहीं आएगा। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में की ऑर्डर मैटर सेक्शन नहीं आएगा। बोले डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में की ऑर्डर मैटर सेक्शन नहीं आएगा। कोई स्टूडेंट इसकी रीजन बता सकता है? 50 रुपए इनाम। अनलेस रिक्वायर्ड, देखिए रिक्वायर्ड बाय लॉ तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। लॉ ने जो कह दिया वो तो कह दिया। लॉ ने इसको कह दिया भाई 2 घंटे तक मुर्गा बन, तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? नहीं बनेगा क्या? बनेगा। लॉ ने कह दिया, लॉ ने जो, देखिए आगे जहां कहीं किसी भी कंसेप्ट में रिक्वायर्ड बाय लॉ है ना, तो आपने मुझसे उसकी वजह नहीं पूछनी, क्यों नहीं वजह, लॉ ने जो कह दिया कह दिया। सर उसमें वो प्रोसीजर परफॉर्म कर ही नहीं सकता, उसमें हाँ कहते हैं सर वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में तो वो प्रोसीजर परफॉर्म कर ही नहीं सका। तो जब प्रोसीजर और परवेसिव इफेक्ट है, तो जब प्रोसीजर परफॉर्म कर ही नहीं सका तो की ऑर्डर मैटर में तो लिखते ही प्रोसीजर है, तो वो कैसे सिग्निफिकेंट प्रोसीजर लिख सकता है? एक पैराग्राफ में क्या ये कह रहा होगा मैंने ये सिग्निफिकेंट प्रोसीजर परफॉर्म किए, और दूसरे पैराग्राफ में ये कह रहा होगा मैंने कुछ भी नहीं किया। ये तो कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगी। शाबाश, बिल्कुल यही वजह है। चले ठीक है, किए तो ये बात समझ आ गई। जनरल रूल्स। अच्छा अब कंफ्यूज नहीं होना। अब जो बात कंसेप्ट बिल्ड करने लगा जिस तरह उसी तरह कंसेप्ट बिल्ड रखिए। क्वेश्चन, क्या कब की ऑर्डर मैटर सेक्शन रिपोर्ट में इंक्लूड होगा, कब नहीं? आंसर सुनिए। आपने क्वेश्चन में देखना है कंपनी लिस्टेड है कि अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनी है तो आपने लिखना है कि ऑर्डर मैटर सेक्शन इज रिक्वायर्ड अनलेस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज गिवन। लिस्टेड कंपनी के केस में की ऑर्डर मैटर आए ही आए, सिवाय एक सिचुएशन में। कब? जब डिस्क्लेमर। वो अनलेस रिक्वायर्ड वाला, वो रटे वाला पॉइंट है, वो आपको पता ही है, वो हर जगह जहां जहां है वहां आमीन है हमारी तरफ से। तो की ऑर्डर मैटर सेक्शन कब रिपोर्ट में आएगा? लिस्टेड कंपनी का केस है तो हमेशा आएगा एक्सेप्ट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। भाई बात समझ आ गई? दूसरा, अनलिस्टेड कंपनी है तो नहीं आएगा अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ या डिटरमिन नेसेसरी बाय ऑडिटर। जैसे बात अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो ना, तो ऑडिटर जरूरी समझता है कि ऑर्डर मैटर सेक्शन को इंक्लूड कर देते हैं। भाई बात समझ आ गई? जनरल रूल क्या है कि ऑर्डर मैटर सेक्शन लिस्टेड में आएगा, अनलिस्टेड में नहीं आएगा। लिस्टेड में आएगा, लिस्टेड में नहीं आएगा। लेकिन इनकी एक्सटेंशन भी आगे, क्या? लिस्टेड है आएगा लेकिन डिस्क्लेमर में नहीं, अनलिस्टेड है नहीं आएगा लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है या ऑडिटर जरूरी समझे। भाई बात समझ आई? सुनाए फिर से। अच्छा लिस्टेड कंपनी में हमेशा आएगा अनलेस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और अनलिस्टेड में नहीं आएगा अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ या डीम्ड नेसेसरी बाय ऑडिटर। भाई ये बात समझ आ गई? अच्छा अब इस कंसेप्ट के बाद आप ये डिसाइड करने के काबिल हो गए कि किसी भी क्लाइंट में फैसला कर सके कि की ऑर्डर मैटर सेक्शन आना है कि नहीं आना। अच्छा ये फैसला हो गया। अगला फैसला कैसे क्या होगा? हाँ कि की ऑर्डर मैटर सेक्शन तो आना है, इसके अंदर की ऑर्डर मैटर कौन कौन सा आना है। अगला फैसला कितने वो अभी डिस्कस करते हैं। हाँ जी, कितने आने हैं और कौन कौन से आने हैं वो भी डिस्कस। कहता है सुन लें व्हाट आर की ऑर्डर मैटर्स। कहता है पहले डेफिनेशन तो सुन ले, डेफिनेशन पता होगी तो चुन सकेंगे ना ये की ऑर्डर मैटर है और ये नहीं है। डेफिनेशन पता होगी तो पता चलेगा ना। कह रहा है व्हाट आर की ऑर्डर मैटर, दोज मैटर्स। मैटर से मुराद क्या होता है? एरिया, कोई मसला, कोई एरिया जो हमने वेरीफाई करना है। सेल्स एक मैटर है, परचेजेस एक मैटर है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एक मैटर है, गोइंग कंसर्न इश्यूज भी एक मैटर है। जो ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी में जिस चीज की वेरिफिकेशन शामिल है वो मैटर है। Those matter that in auditor's professional judgment। अच्छा प्रोफेशनल जजमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। प्रोफेशनल जजमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग। इसका मतलब यह है अल्टीमेटली ये ऑडिटर फैसला करेगा कि कोई की ऑर्डर मैटर है कि नहीं। और असल में इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका मतलब पता है क्या? असल में इसका मतलब क्या? असल में इसका हिडन मीनिंग बताऊं आपको। इसका मतलब ये है कि हो सकता है मेरे लिए मेरे ऑडिट में फिक्स एसेट्स की ऑडिट मैटर हो, और इन कंपनी के, ये दूसरा ऑडिटर है, ये एक दूसरी कंपनी का ऑडिट कर रहा है, इसके ऑडिट में फिक्स एसेट्स की ऑडिट मैटर ना हो। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन प्रोफेशनल जजमेंट। भाई मेरा क्लाइंट ने फिक्स एसेट को रीवैल्यूएड अमाउंट पे शो करवाया, जिसको वेरीफाई करना ज्यादा मुश्किल है। इसके क्लाइंट ने फिक्स एसेट को कॉस्ट पे शो करवाया है,
जिसको वेरीफाई करना कम मुश्किल है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं तो रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स को की ऑडिट मैटर में इंक्लूड करूं, लेकिन ये की ऑडिट मैटर में फिक्स एसेट को इंक्लूड ना करे, कुछ और को कर दे? बिल्कुल। अब इसी तरह हो सकता है कि मेरे ऑडिट में इन्वेंट्री कॉस्ट में शो करवाई गई क्योंकि उसकी एनआरवी ज्यादा थी, तो मैंने कहा ये तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इन भाईजान की ऑडिट क्लाइंट ने इन्वेंट्री की एनआरवी कम थी कॉस्ट से, उन्होंने इन्वेंट्री को एनआरवी पे शो करवाया। अब इनके लिए एक बहुत बड़ा मसला था कि उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस वगैरह उसकी सही अमाउंट कैलकुलेट करना। क्या इन्होंने हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि ये ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में इन्वेंट्री को की ऑडिट मैटर में शामिल करे और मैं शामिल ना करूं? ये है प्रोफेशनल जजमेंट का। इसका एक और मतलब भी है, और मतलब भी है। अब खुद बताएं, अगर आप घर से पढ़ रहे होते तो ये बातें उस्ताद इसलिए है, हर बात किताबों में नहीं लिखी होती, और प्रैक्टिस में किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मीटर नहीं लग रहा तो आपने किस बंदे को जाके कितनी रिश्वत देनी है, किताबों में नहीं लिखा हो। लेकिन बिजनेस करने के लिए सही बता रहा हूं, बिजनेस करने के लिए ये ना कोई और बंदा आके पैसे लेके निकल जाए, ये भी सिखानी भाई होता है तो क्या हर्ज है सिखाने में, लेकिन ये नहीं, ये किताबों में नहीं होती, ये बातें सिखाई जा। कहा भाई आपके सारे हिंट दे देता हूं, जो आपका आर्टिकल्स का 3.5 साल का पीरियड है, ऐसे ही नहीं है। अगर इसमें वही चीजें सिखानी होती जो किताबों में लिखी है तो फिर आर्टिकल की जरूरत ही क्या थी? समझे? तो असल जो हीरा बनते हैं ना आप आर्टिकल, वापिस आ जाए। प्रोफेशनल जजमेंट का एक और मतलब है, क्या पिछले साल क्या पॉसिबल है कि पिछले साल एक मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंट था और इस साल वो मोस्ट सिग्निफिकेंट ना हो? बिल्कुल। तो ये जजमेंट हम हर साल अप्लाई करते हैं, ये केस टू केस, ये क्लाइंट टू क्लाइंट, ये ईयर टू ईयर वेरी करती है। ये क्लाइंट टू क्लाइंट जजमेंट है, हमारी जजमेंट है ना। जजमेंट ना होती, फैक्चुअल कोई लिस्ट होती, तो फिर हमेशा जब कभी वो सेशन आ जाती उसके ऊपर की ऑडिट मैटर देते और किसी को ऊपर ना देते। तो प्रोफेशनल जजमेंट समझ गए आप? की ऑडिट मैटर कौन सा है? दोज मैटर दैट इन आइटर प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट, छोटी मोटी सिग्निफिकेंट नहीं, मोस्ट सिग्निफिकेंट। मोस्ट का मतलब टॉप 3 इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट हो, करंट पीरियड हो। अच्छा, करंट पीरियड आपके सिलेबस से रेलेवेंट नहीं, आपके सिलेबस से बाहर का पॉइंट है। जब सीफैप लेवल पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा एक ऑडिटर 2 सालों का ऑडिट भी कर सकता है। अभी तो आपको यह बताया ना, एक ही साल का ऑडिट 2 दफा हो सकता है, एक ही साल का, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। अभी तो ये सिखाया, सीफैप लेवल पे जाके सीखेंगे एक ऑडिटर 2 साल का। जैसे आपको छोटी सी हमारा जब फर्म में जो मेरा आखिरी साल था, मतलब जब क्वालिफिकेशन के बाद, तो जो एक हॉस्पिटल के साथ निगोशिएशन हो रही थी एंगेजमेंट के, तो उसमें गवर्नमेंट चेंज हुई। हालांकि हॉस्पिटल का ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं होता, रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, हॉस्पिटल कंपनी थोड़ी है, लेकिन गवर्नमेंट चेंज हुई तो नई गवर्नमेंट को लग रहा था कि पुरानी गवर्नमेंट ने ना कुछ हेराफेरी की है। और आपको तो अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज ना भी हेराफेरी की हो ना कहते कुछ ना कुछ मिल जाए, तो उन्होंने कहा रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन ऑडिट करवा। पर्पस हो ये ना, ये मैं वैसे ही आपको मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूं, हो सकता है असल पर्पस कुछ और हो। उन्होंने कहा जी ट्रांसपेरेंसी के लिए, ताकि दूसरों को पता हो कि हम ट्रांसपेरेंट चल रहे हैं, ऑडिट रिक्वायर्ड। चूंकि रिक्वायर्ड नहीं था तो पिछले कई सालों का ऑडिट नहीं हुआ था, ऐसा ही है। उन्होंने कहा 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 सालों का ऑडिट करना है। क्या ऐसा पॉसिबल? अच्छा, बाद में मुझे नहीं पता हुआ कि नहीं हुआ, मैं निकल गया था। मुझे बताइए क्या पॉसिबल है कि 5 सालों का ऑडिट एक ही फर्म करे? बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस सूरत में मुझे बताइए, हमने 2019 का किया, 20 का ऑडिट किया, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, हर साल के 2-2 की ऑडिट मैटर थे और हर साल के डिफरेंट थे। तो रिपोर्ट के अंदर कितने की ऑडिट मैटर आएंगे? 8 नहीं, 10 नहीं, सिर्फ 2 करंट पीरियड के। अब समझ आइए करंट पीरियड क्यों कह रहा है? सिर्फ करंट पीरियड के। आगे चलते हैं। की ऑडिट मैटर आर सिलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद 2 साल। ये बात बताना जरूरी था क्योंकि हमें जनरल रूल पता है, और हमने चैप्टर 2 में ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी में पढ़ लिया है कि ऑडिटर हर सिग्निफिकेंट मैटर 2 साल गवर्नेंस को कम्युनिकेट करता है। तो जब हर मैटर कम्युनिकेट करता है, हर सिग्निफिकेंट मैटर, देखिएगा मैथमेटिकली हर सिग्निफिकेंट मैटर 2 साल गवर्नेंस को कम्युनिकेट किया जाता है। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा वो इन्हीं कम्युनिकेटेड सिग्निफिकेंट मैटर से मोस्ट सिग्निफिकेंट बनेगा कि लादा से आएगा? क्योंकि जो सिग्निफिकेंट है वही मोस्ट सिग्निफिकेंट बनेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि कोई मोस्ट सिग्निफिकेंट हो और सिग्निफिकेंट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए कह रहा है, हमने कहा ये कहने की जरूरत नहीं थी तेरे। मोस्ट सिग्निफिकेंट के लफ्ज से हमें पता था, पर तूने कह दिया ठीक है हम याद कर लेंगे कि की ऑडिट मैटर आर सिलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद। ठीक है भाई, वो तो पहले हमें पता सिग्निफिकेंट मैटर्स को कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे है ना। तो सिग्निफिकेंट का ही मोस्ट सिग्निफिकेंट बनेगा। आगे डिटरमिनिंग की ऑडिट मैटर, उसने कहा ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन, प्रैक्टिस में ये तो रटा है ना रटा, कहता है प्रैक्टिस में कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई मैटर की ऑडिट मैटर है कि नहीं? ये तो डेफिनेशन थी ना। प्रैक्टिस में क्या पूछ रहा है अब? प्रैक्टिस में कैसे डिसाइड करोगे कि कोई मैटर की ऑडिट मैटर है कि इसके साथ चाहे लिख लें डिटरमिनिंग द की ऑडिट मैटर। जजमेंट है, जजमेंट भी किसी बेस पे ही होती है, जजमेंट भी प्रोफेशनल होती है ना किसी बेस पे। क्या कड़बड़ में वो ये भी जजमेंट है, ये तो जजमेंट, ये जजमेंट है ये भी वैसे, लेकिन प्रोफेशनल जजमेंट नहीं है। टास्क कर दिया, जजमेंट है, प्रोफेशनल जजमेंट नहीं है। प्रोफेशनल जजमेंट क्या है? जो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती।
तो ये डिटरमिनिंग की एडेड मैट्रिक्स के साथ क्या लिखा आपने, प्रैक्टिस में कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि मैटर क्या कहता है, सुन लो, डिटरमिनिंग की एडेड मैट्रिक्स इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। प्रैक्टिस में 2 स्टेप में आप डिसाइड कर लेते हैं क्या मैटर है। नंबर 1, जो मैटर्स दो चाबी से कम्युनिकेट किया उसकी लिस्ट ले। नंबर 2, इनमें से जो सबसे अहम है वो की एडेड मैटर। अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना तो डेफिनेशन को ही उसने सिंप्लीफाई किया, क्राइटेरिया वही है। ठीक है, अब अगला सवाल, मैटर्स कम्युनिकेटिव दो चाबी को तो हमें पता होगा ना, लेटर जो भेजा है, उनमें से ये कैसे पता चलेगा ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है ये नहीं है? जजमेंट है, फैक्टर्स इन डिटर्मिनेशन। देखिए इन भाईजान को तेज बुखार है, इनको हल्का बुखार है, ये चेक करने के लिए दुनिया में थर्मामीटर इजाद हुआ है, लेकिन कौन सा मैटर ऑडिट में सिग्निफिकेंट है, कौन सा मैटर कम सिग्निफिकेंट है, ये चेक करने के लिए कोई थर्मामीटर इजाद, तो ये क्या होता है, ऑडिटर की जजमेंट। लेकिन जजमेंट भी कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती है ना, हवाई नहीं, याद रखिए हर जजमेंट कुछ फैक्टर पे डिपेंड। टॉस किया, जीत गए टॉस, बैटिंग करे कि बॉलिंग करे, जजमेंट। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है टॉस जीतने वाला हमेशा बैटिंग करेगा, ये है नहीं जजमेंट। लेकिन जजमेंट भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये हवाओं का रुख किस तरफ है, वो इंडिया की तरफ ही होता है हमेशा, या जो भी भाई कुछ ना मुझे नहीं पता, वो देखते होंगे पिच की कंडीशन देखते होंगे, मौसम के हालात देखते होंगे, अपने कौन सी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है या बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है वगैरह वगैरह। तो उसी तरह ये भी जजमेंट है, कौन सा मैटर किया मैटर है कि नहीं, लेकिन जजमेंट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो फैक्टर्स को अंडरलाइन कर लें, फैक्टर्स फैक्टर्स फैक्टर्स, बाकी अल्फाज इतने पावरफुल नहीं है, वो भी अच्छे, इसको अंडरलाइन करके टिक लगाएं, मुझे खुशी होगी। फैक्टर्स के फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स, टू कंसीडर इन डिटरमिनिंग मैटर विच रिक्वायर सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन, यानी वो मैटर जो ऑडिटर के लिए सिग्निफिकेंट है वो डिसाइड करने के लिए कौन से फैक्टर कंसीडर करेंगे, ये फैक्टर्स टू कंसीडर कि कौन से मैटर ऑडिटर के लिए सिग्निफिकेंट है, कौन से क्या पढ़ने जा रहे हैं, फैक्ट। पहले कहने लगा भाई जिसमें ज्यादा रिस्क होगा, सिग्निफिकेंट रिस्क होगा, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट हो सकता है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, ऐसा ही है ना, जिसमें रिस्क ज्यादा होगा सिग्निफिकेंट रिस्क होगा। फिर एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट, जिसमें ऑडिटर को ज्यादा जजमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे एस्टिमेट्स अनसर्टेनिटीज वाले एरियाज में, गुडविल में, डेफर्ड टैक्स में, इनटेंजिबल्स में, लाइफ वगैरह की एस्टिमेट्स ज्यादा अंदाजे होते हैं ना, लिटिगेशंस में। तो ऐसे एरिया जिनमें सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट है वो हमारे लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट होंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। सिग्निफिकेंट इवेंट्स या ट्रांजैक्शन दैट अकर ड्यूरिंग पीरियड, आग लग गई, जल्द आ गया, सिग्निफिकेंट इवेंट, वो भी तो मोस्ट सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, वो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। एरियाज ऑफ कंप्लेक्सिटी एंड सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, जिसमें मैनेजमेंट को जजमेंट अप्लाई करना पड़े, ऊपर ऑडिटर की जजमेंट थी, वो जजमेंट और थी, ये जजमेंट हो रहा है, वो ऑडिटर की थी वेरिफिकेशन प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए, ये मैनेजमेंट की जजमेंट है। कहता है दोनों अलग अलग बंदे, इसलिए अलग अलग डिस्कस किया, लेकिन दोनों में ही मोस्ट सिग्निफिकेंट हो सकता है एरिया। जैसे कंप्लेक्स, मुझे खुद बताइए लीजेस का एरिया कंप्लेक्स है कि नहीं, और कौन कौन से काउंटिंग में कंप्लेक्स लगते हैं आपको, रेवेन्यू आईएफआरएस 15 है, वो कंप्लेक्स लगता है आपको, वो भी इसका मतलब रेवेन्यू भी किया मैटर हो सकता है, वो इजी रेवेन्यू, हाजा रेवेन्यू इजी है कि कंप्लेक्स है, आसान है खुदा का। जजमेंट में वेरी, एक आइडिया की जजमेंट दूसरी आइडिया की जजमेंट से वेरी हो सकती है। हाँ जी, हाँ ये भाईजान बताइए रेवेन्यू का एरिया आपके लिए आईएफआरएस, रेवेन्यू नहीं बोल रहा, आईएफआरएस 15 बोलता हूं, कूल लगूंगा। आईएफआरएस 15 का एरिया मैटर इजी के डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, शाबाश। तो क्या वो किया मैटर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो एरिया कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें, सिग्निफिकेंट जजमेंट। मुझे आज तक याद है सीफैब की टाइम थी रिपोर्टिंग की, उस वक्त हमारा ये एरिया था ना IAS 18, अब वो खत्म हो गया, अब तो IFRS 15 IAS 18 होता। तो उसने डिफरेंट कंपनीज का क्वेश्चन बना के पूछा था इसका रेवेन्यू कवर रिकॉर्ड होंगे, मेरी रिपोर्टिंग साहब की थी, उसमें फारो हो गया था उस पेपर में। लेकिन आज भी मैं लेकिन अटेम्प्ट कैसे किया था, आज भी सोच के हंसी आती है। उसने पूछा था आप ऐसी कंपनी है जो मंथली बेसिस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसे अपना रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना चाहिए। तो मैंने लिख दिया था जब बिजली के बिल कंज्यूमर को रिसीव हो जाए उस वक्त, हालांकि उसके पीछे बकायदा मीटर रीडिंग कैलकुलेशन वगैरह होती है, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट ये है कि हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन समझ रहे होते हैं सिर्फ एट डिस्पैच ऑफ गुड रिकॉर्ड होंगे, लेकिन ये छोटी सी एग्जांपल थोड़ी है, वो तो बिजनेस के नेचर के लिहाज से डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। कोई बिजनेस किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई बिजनेस किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब बताइए आप कॉलेज का ऑडिट करने के लिए जाएंगे, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना चाहिए? अगर IFRS 15 नहीं पढ़ा तो आप कहेंगे जब स्टूडेंट्स फीस दे दे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले, ऐसा? हाँ, जब क्या होगा, जब सब पास हो जाएंगे फिर हो गया रेवेन्यू रिकॉर्ड। चलिए कंप्लेक्सिटी या सिग्निफिकेंट जजमेंट क्लियर हुई बात। फिर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एफर्ट्स नीडेड टू एड्रेस द मैटर, कि किसी मैटर को एड्रेस करने के लिए कितनी ऑडिट एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं। कम एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं तो वो सिग्निफिकेंट ज्यादा रिक्वायर्ड हैं। जैसे कह रहा है स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल नीडेड है, एक्सपर्ट इज नीडेड। एक्सपर्ट को तो फौरन अंडरलाइन कर ले, इस मिसाल से तो हमारा रूल बन गया, जहां एक्सपर्ट है कि ऑडिट मैटर में फिट कर दो।
जहां एक्सपर्ट यूज किया हो ऑडिट के दौरान में, एक्सपर्ट समझते हैं ना भाई, किसी ज्वेलरी शॉप को ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो उसमें वो असल सोना है कि नकल है ये कैसे पता चलेगा? एक्सपर्ट। तो ऑडिट के प्रोसीजर वेरिफिकेशन के दौरान में कभी कभी एक्सपर्ट की जरूरत भी पड़ती है। तो जिस एरिया में एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी हो कर सकता है, स्टैंडर्ड इजाजत देता है, लेकिन कहता है हर एरिया में नहीं। ये ना हो डेप्रिसिएशन को वेरीफाई करने के लिए आप कहीं एक्सपर्ट लेके आऊंगा, तो तूने क्या करना है? फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए एक्सपर्ट बुला लेंगे, नहीं टेक्निकल वैल्यूएशन के लिए जहां पे टेक्निकल नॉलेज के लिए यूज होगा वहां पे एक्सपर्ट की इजाजत है। ठीक। फिर नेचर ऑफ, अच्छा ये जो मिसालें बात होती है ना, इनके पीछे भी केस स्टडी आई कि आपने एक दफा केस स्टडी टेस्ट की हुई है, उसने 2-3 एग्जांपल देके पूछा था बताओ किसमें एक्सपर्ट यूज करोगे किसमें नहीं। तो जो काउंटिंग ऑडिट नेचर के मैटर होते हैं ना, याद रखिए उसमें एक्सपर्ट को यूज नहीं करते। काउंटिंग और ऑडिट के एक्सपर्ट हम खुद है। इसके अलावा कोई फील्ड है अगर इसमें एक्सपर्ट को यूज कर सकते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज आज के लिए अगर किसी एरिया में एक्सपर्ट को यूज करना है वो सिग्निफिकेंट होगा मैटर के नहीं होगा। नेचर ऑफ कंसल्टेशन आउटसाइड द एंगेजमेंट टीम, बाज़ औक़ात मसला मुश्किल हो, आईकैप को लेटर लिख के कंसल्ट करना पड़ता है, सर इस सिचुएशन में क्या करें, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में गाइडेंस नहीं, आप बताइए क्या करें। तो वो मसला बड़ा होगा तभी तो कंसल्ट कर रहे हैं हम। फिर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज आर ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो ट्रांजैक्शन नॉर्मल से हटके की जाए, रिलेटेड पार्टी के साथ, रिलेटेड पार्टी का कंसल्ट याद है ना, उनमें रिस्क ज्यादा है, वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। और इंपॉर्टेंस ऑफ मैटर्स टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, ये सिर्फ रटे वाला पॉइंट याद रख लें, इसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं करना आपने, याद कर लें इसको, लेकिन रटे वाला इसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं करना। ज्यादा गौर करेंगे ना तो गलत साइड पे चले जाएंगे। आगे मैंने कंसेप्ट बिल्ड करना है, वो हल्का सा इसके साथ है ना कंफ्लिक्ट करता है, तो चूंकि वो कंसेप्ट ज्यादा अहम है इसलिए उसको ग्रिप रखनी है, इसको नहीं रखनी। ये सारी चीजें आ गई। ये क्या थे फैक्टर, मेन कंसेप्ट फिर से ऊपर उसने बताई, पहले डेफिनेशन की ऑर्डर मैटर की, फिर उसने हमें क्या बताया, प्रैक्टिस में कैसे डिसाइड करोगे कि कोई मैटर की ऑर्डर मैटर है कि नहीं। हमने कहा सिग्निफिकेंस, यानी ये चीजें हैं, इनको सामने रखे डिसाइड करेंगे। अब अगला कंसेप्ट, प्रैक्टिस में तो जब जाओगे ये कंसेप्ट तब अप्लाई करोगे, ऐसे ही है ना। अभी के लिए ये बताओ कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे डिसाइड करोगे इस सिचुएशन में कि ऑडिट मैटर इंक्लूड करना है और इसमें नहीं करना। एग्जाम की एग्जांपल्स दो, क्या दो, ये था प्रैक्टिस में कैसे डिसाइड करोगे कि ऑडिट मैटर। अब अगला कंसेप्ट क्या है, एग्जाम में कैसे डिसाइड करोगे कि ऑडिट मैटर के नहीं। बताओ अमूमी तौर पे किस किस एग्जांपल में, किस किस सिचुएशन में, किस किस एरिया में ऑडिट मैटर दिया जाता है, बताओ। अच्छा अभी तक आप अपनी जजमेंट की बेस पे बता सकते हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट, शाबाश, सब्सिक्वेंट इवेंट है, सब्सिक्वेंट इवेंट की तरह, सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं और सिग्निफिकेंट इवेंट है। नहीं मैंने सही बोला, सही बोला हाँ, नहीं बोला, वो तो मैंने कंसेप्ट आपको बताना था कि तवज्जो दिलानी थी, ये सब्सिक्वेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट, क्योंकि सब्सिक्वेंट हो तो वो तो एमसीक्यू मैटर में आता है, वो तो एमसीक्यू मैटर में आता है। तो मसला तो फिर वही है कि क्या क्या मतलब कि एग्जाम में कैसे डिसाइड करेंगे। एग्जाम में तो आपको लिस्ट चाहिए होती है कि क्राइटेरिया चाहिए होता है, केस स्टडी अटेम्प्ट करने के लिए एग्जाम की लिस्ट चाहिए होती है कि डेफिनेशन चाहिए होती है, दोनों ही चाहिए। डेफिनेशन रटे वाले सवाल के लिए होती है, एमसीक्यू ऑफ मैटर की डेफिनेशन पढ़ी, खुद बताएं डेफिनेशन पढ़ के वो एग्जांपल आपके ज़हन में आ सकती थी सारी उम्र जो पढ़ी है। अदर मैटर की डेफिनेशन पढ़ी, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के वो एग्जांपल ज़हन में आ सकती थी जो पढ़ी है, कैसे पता चलता। मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन की डेफिनेशन पढ़ी, क्या वो एग्जांपल जो केस स्टडी में टेस्ट करते आ सकते थे, नहीं। तो प्रैक्टिस के लिए डेफिनेशन और फैक्टर्स हैं, एग्जाम के लिए लिस्ट है। तो ये लिस्ट है, एज्यूम कर लेना है आपने कि ये लिस्ट ठीक है, इसलिए किसी केस स्टडी में इनमें से कोई भी फैक्टर आए क्या करना है कि ऑर्डर मैटर। अब वो लिस्ट सुन ले कौन सी है, अब ये लिस्ट आपने सिर्फ एक चीज देखनी है, पढ़ के सोचना है क्या ये मसला वाकई बड़ा होता है कि नहीं, अहम होता है कि नहीं, सिग्निफिकेंट होता है कि नहीं, अपने एग्जिस्टिंग जितना भी काउंटिंग का नॉलेज आपका उस बेस पे। अगर तो वो डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, सिग्निफिकेंट जजमेंट उस एग्जांपल में होती है, सिग्निफिकेंट रिस्क होता है, वो सिग्निफिकेंट इवेंट है, उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल की जरूरत पड़ती है, वो कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, उसमें रिस्क ज्यादा है, अगर उस एग्जांपल में इनमें से कोई एक भी फिट हो जाए तो आपने उसको टिक कर देना। क्लियर। अब अगेन उसी तरह देखिए, ये वो रीजन है जिसकी वजह से हमने इस दफा ऑडिट का टाइम बढ़ाया है, 1.5 घंटा किया, क्या कि एक एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करनी है ताकि केस स्टडी में ठक करके फौरन ज़हन में आए। ये नहीं कहना आपको कि घर से पढ़ाओ, अगर कोई चीज ना समझ आई तो पूछ लेना, ये नहीं कहना, बल्कि क्या एक एक एग्जांपल पढ़ा के आपको घर में समझ फिर भी नहीं आनी आपको, लेकिन मेरा फर्ज तो अदा हो जाएगा। सबसे पहली एग्जांपल, अच्छा उससे भी पहले कह रहा प्रोवाइडेड दीज आर प्रॉपर्ली काउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रॉपर्ली काउंट फॉर डिस्क्लोज नहीं हुए मिस स्टेटमेंट हो जाएगी, मॉडिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में जाएगा, फिर की ऑर्डर मैटर में थोड़ा जाएगा। वो लिखा था वो एमसीक्यू मैटर में प्रोवाइडेड, ये की ऑर्डर मैटर के साथ मिक्स नहीं करो। गुडविल, बताइए क्या गुडविल अगर रिकॉर्ड कॉम्प्लेक्स है की ऑर्डर मैटर बनता है, मुतमिन है, जमीर आपका यस कर रहा है, टिक कर दें इसको। आइंदा जिस केस स्टडी में गुडविल आया ना
तो पहले देख लेना है प्रॉपर्ली काउंट फॉर डिस्क्लोज है कि नहीं है, तो किया डिमेट डन जी। अगली एग्जांपल इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट की एग्जांपल दे दें कोई एक बस एक सॉफ्टवेयर, शाबाश। डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च कॉस्ट, भाई की जेब से जितने रुपए हैं सारे निकाल लो। रिसर्च कॉस्ट इंटेंजिबल एसेट में नहीं आता। इतनी को काउंटिंग मुझे भी आती है। हाथी सही, अभी यकीन आ गया मुहावरे पे, हाथी मरा भी 1.25 लाख का होता है। अभी भी मेरे अंदर कुछ अकाउंटिंग के कंसेप्ट जिंदा है। डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स कौन सा क्राइटेरिया? एक एक क्राइटेरिया बताएंगे तो फिर आगे मानूंगा आपकी बात, वरना नहीं मानूंगा। व्हाट की एडेड मैटर, ये डेफर्ड टैक्स वाई कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स होता है वाकई। अभी वोटिंग कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में ये कॉम्प्लेक्स है? बट ठीक है, हो गया, टिक करें। कॉम्प्लेक्स भी है, इसमें जजमेंट भी अप्लाई होती है। जजमेंट भी होती है, वो आगे फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट एस्टिमेट करना आता है। लीजेस कॉम्प्लेक्स है, करेक्ट। कितने किस स्टूडेंट के लिए आसान है? कोई बात नहीं, डिपेंड्स ऑन जजमेंट। किस स्टूडेंट के लिए मुश्किल है? ज्यादातर के लिए मुश्किल है। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स की एडेड मैटर है कि नहीं? वाई? ये वैसे ही सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन अकर ड्यूरिंग द ईयर। हर साल थोड़ी सेल्फ हेड ऑफिस को सेल्फ कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्डिंग हर साल थोड़ी बनाते हैं अपने। और आउटसाइड नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस है ये चीज, ये मुझे ज्यादा पसंद आई है। नॉर्मली तो वो बाय करते हैं। एसेट्स कैरीड एट रीवैल्यूड अमाउंट। फॉर रीवैल्यूएशन को तो अंडरलाइन करें, अंडरलाइन करें, फिर इसको ओवरलाइन करें, ओवरलाइन, फिर इसको साइड लाइन भी करें, करें 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 करें। रीवैल्यूएशन जहां आ जाए एक्सपर्ट को बुलाएंगे। अगर उसने रीवैल्यूएशन का बाद कहा प्रोसीजर बताओ, हम एक्सपर्ट को बुलाएंगे। अगर रीवैल्यूएशन का केस देके रिक्वायरमेंट में कहा इंपैक्ट ऑन बोर्ड बताओ, की ऑर्डर मैटर, की ऑर्डर मैटर। लेकिन प्रोवाइडेड ऊपर वाली ये लाइन जो है ना, ये प्रॉपर्ली काउंट फॉर डिस्क्लोज्ड हो। ये ना हो वही काम करें आप कि वो कहे 8 में से 3 की रिवैल्यूएशन करवाई है, 8 प्रॉपर्टी में से 3 की रिवैल्यूएशन करवाई है, 5 को कॉस्ट में रखा है, तो आप कहें 3 को की ऑर्डर मैटर में डाल दो, बाकी को ना डालो। किसी को भी नहीं डाला क्योंकि ये मिसस्टेटमेंट है। इंटायर क्लास टू बी रीवैल्यूड। ये भाई जमीर गवारा करता है आपका कि इसको की ऑर्डर मैटर में ले जाएं? यस, तो टिक करें, इसको टिक करें। रमीज नहीं, जमीर गवारा करें। रमीज गवारा करें या ना करें, हमने जमीर की आवाज सुननी है। इंपेयरमेंट लॉस ये नहीं आता, ये रीवैल्यूएशन का अपोजिट है। रीवैल्यूएशन का भाई है, जुड़वा भाई है, उसका शक्ल बदलती है बस। रीवैल्यूएशन है मार्केट वैल्यू अप होना, ये डाउन होना। एक तरह से ये फर्क होता है ना, क्योंकि इसमें भी फ्यूचर कैश फ्लोस को प्रेडिक्ट किया जाता है। इंपेयरमेंट लॉस क्या है कि कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स वैल्यू इन यूज, और वैल्यू इन यूज क्या है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और क्या था? प्रेजेंट वैल्यू, वो जो फ्यूचर कैश फ्लो, कोई इस तरह का फार्मूला था, रिकवरेबल अमाउंट। अच्छा, फिर कह रहा है आपको एक अजीब बात ना बताऊं, आपने आज तक सिर्फ यही पढ़ा होगा कि एसेट्स की वैल्यूएशन होती है, लायबिलिटीज की भी वैल्यूएशन होती है। क्या आपने पढ़ा ये? किस लायबिलिटी की वैल्यूएशन होती है? ग्रेचुटी की। शाबाश, ये कहां पढ़ा आपने? टैक्स में। ग्रेचुटी यही है, कह रहे वैल्यूएशन लायबिलिटीज फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन, पेंशन और ग्रेचुटी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, इसको छोड़ दें, ये पढ़ा हुआ है आपने? ये तो मुझे भी नहीं आता, बहुत मुश्किल होता है ये। मैंने जब अकाउंटिंग का पेपर जिस अटेम्प्ट में अगली अटेम्प्ट में पास किया था ना, उसमें इसको चॉइस पे छोड़ के गया था। ये होता था IAS 39, मुझे आज तक याद है। 30 आपने भी छोड़ दिया? बस दुआ करें अब सैंपल में ना आ जाए आई कैप के। चलिए, सिग्निफिकेंट काउंटिंग पॉलिसीज आर चेंजेस दे। काउंटिंग पॉलिसीज, काउंटिंग पॉलिसीज अंडरलाइन, काउंटिंग पॉलिसीज, काउंटिंग एस्टीमेट नहीं बोल रहा, पॉलिसीज बोल रहा है। हालांकि अगर एस्टीमेट्स बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रखते हो ना, तो चूंकि उसमें भी जजमेंट होती है। मैंने एक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट देखी, हैरान परेशान, उसने प्रोविजन फॉर बैड डेट को की ऑडिट मैटर में मेंशन किया हुआ था। मैंने कहा प्रोविजन फॉर बैड डेट तो हमारी लिस्ट में कहीं है ही नहीं। उसने कहा देखो डेफिनेशन में कहा है जजमेंट, इसकी क्रेडिट सेल बहुत ज्यादा थी, क्रेडिट सेल ज्यादा थी। अब जैसे खुद बताएं, बैंक का नॉर्मल कंपनी में ऑडिट करने के लिए प्रोविजन फॉर बैड डेट रिक्वायरमेंट नहीं होता, बैंक का ऑडिट करने के लिए जाएं, उसका तो बिजनेस ही है लोन देना है, वो भी प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड कर रहा है, उसे बोलते कुछ और है, वो शायद प्रोविजन फॉर नॉन परफॉर्मिंग लोन इस तरह का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन वो भी प्रोविजन फॉर बैड डेट है ना, क्या वो छोटी मोटी अमाउंट होगी? तो उस केस में ये की ऑडिट मैटर में आ सकती है, तो केस टू केस वेरी करता है। बहरहाल ये काउंटिंग पॉलिसीज है। अमूमी तौर पे एस्टीमेट्स में की ऑडिट मैटर नहीं दिया जाता, पॉलिसीज में की ऑडिट मैटर दिया जाता है। काउंटिंग एस्टीमेट नो की ऑडिट मैटर, काउंटिंग पॉलिसीज यस की ऑडिट मैटर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एम्फेसिस ऑफ मैटर। न्यू का शाबाश, लिस्ट याद है, ब्रेन्स के यूज किया कल कितनी देर? 10 मिनट देखा, 10 मिनट, शाबाश। एरियाज वेयर वर्क ऑफ एक्सपर्ट और कंपोनेंट ऑडिटर इज यूज्ड,
एरियाज वेयर वर्क एक्सपर्ट, तो वही एक्सपर्ट अंडरलाइन करें, फिर ओवरलाइन करें, फिर साइड लाइन करें, काउंटिंग, ये ऊपर रिवैल्यूएशन और ये फेवरेट एग्जांपल्स हैं आपकी जो ये अंडरलाइन ओवरलाइन करवा रहा हूं। एक्सपर्ट आर कंपोनेंट आइटर यूज, कंपोनेंट आइटर को फिलहाल रटा लगाए, ये क्या होता है ये कभी दिल किया तो बताऊंगा किसी लेक्चर में। एक्सपर्ट तो आपको पता होना चाहिए, बता भी दिया। ज्वेलर एग्जांपल में क्या आ जाए, ज्वेलरी शॉप ऑर्डर करने के लिए किसी सुनार को साथ लेके जाना, सुनार एक्सपर्ट के साथ ब्रैकेट में लिखने फॉर एग्जांपल सुनार। लॉयर भी हो, शाबाश, उन्होंने दूसरी बता दी सर, लॉयर भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कौन? डॉक्टर भी हो, डॉक्टर कौन सा एरिया चेक करेगा, मशीनरी बीमार है उसको इंजेक्शन लगाएगा, ऐसा करेगा क्या? इन्वेंटरी बिक नहीं रही इसको ड्रिप लगाएगा। ऑडिटर को चेक करने वाले को एक्सपर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन में जो यूजफुल है उसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग के जो एक्सपर्ट हो वो एक्सपर्ट। एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस यूनिट, कह रहा है इसको यू ना समझो एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। बिजनेस यूनिट है ग्रुप, आपने कैश जनरेटिंग यूनिट का कंसेप्ट पढ़ा अकाउंटिंग में, ग्रुप ऑफ एसेट, कहता है एक दो एसेट बेचोगे ना, वो कैश वो की ऑर्डर मैटर नहीं है, सारे के सारे एसेट बेचो, पूरा ग्रुप पूरा कंपोनेंट, वो की ऑर्डर मैटर है यूनिट। जैसे कल हमने वो लेज वाली एग्जांपल दी थी, लेज बनाने वाली जो कंपनी है उसमें उन्होंने एसी 2 नहीं खरीदे, क्या ये की ऑर्डर मैटर है? नहीं है, लेकिन उन्होंने फैसला किया लेज वाली प्रोडक्ट बंद कर देते हैं और उसका जितना भी यूनिट था सारे का सारा बेच दिया। ये की ऑर्डर, सिंगल एसेट की बात नहीं करा, एक दो 3 एसेट की बात नहीं करा, पूरे का पूरा यूनिट। इसका और आगे मिलती जुलती मिसाल दे रहा है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस, क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, पूरी पूरी फैक्ट्री बंद कर दी जाती है। ये तो मुझे आई की मिसाल याद आ गई केस स्टडी वाली। उसने कहा 3 फैक्ट्रीज थी कंपनी, एक फैक्ट्री जो सही नहीं चल रही थी, लॉस में थी, फैसला कर दिया उसको बेचना है। बताइए इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट, स्टूडेंट कह लगे गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न क्यों नहीं? एक नहीं 2 चल रही है, और दूसरा ये वो थी जो ऑलरेडी लॉस में थी, ये कोई मेजर वाली नहीं थी बल्कि सबसे घटिया वाली थी, इससे तो जान छुड़ाएंगे तो प्रॉफिट इंप्रूव होगा, इससे जान छुड़ाएंगे तो प्रॉफिट इंप्रूव होगा। तो गोइंग कंसर्न का मसला नहीं था। दूसरा मसला फिर क्या था कि ये रीस्ट्रक्चरिंग कर बेच रहे हैं, की ऑर्डर मैटर में आएगा। जब कभी कोई यूनिट बेचते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 एरिया से इफेक्ट होते हैं। जब कभी रीस्ट्रक्चरिंग होती है, कोई आप फैक्ट्री बंद करते हैं, कोई यूनिट बंद करते हैं, 2 एरिया इफेक्ट होते हैं। नंबर 1 फिक्स एसेट, क्यों? क्योंकि उस फैक्ट्री के सारे एसेट्स अब आपने बेचने हैं, तो करंट एसेट में जाएंगे। ये काउंटिंग में पढ़ा हुआ आपने, शाबाश। दूसरा एक तो ये एरिया इफेक्ट होगा फिक्स एसेट, इसको कहते हैं नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। दूसरा जो एरिया इफेक्ट होता है वो है जो एम्प्लॉइज को आप जॉब से निकालेंगे उनको कुछ कंपनसेशन देंगे, क्या कहते हैं? गोल्डन हैंडशेक स्कीम, बिल्कुल। और क्या क्या? रिडंडेंसी प्रोविजन। ये इतना मुश्किल टर्म रिडंडेंसी प्रोविजन आपने सुनी हो या पहले? FAR 1 में, टैक्स में, शाबाश, वही है, ये वही है रिडंडेंसी प्रोविजन। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ ना तो परेशान ना होइए, यानी गोल्डन हैंडशेक, यानी एम्प्लॉइज को निकालते हैं ना 3-4 महीने की सैलरी देके बेचते हैं, ये वो है। तो जब कभी रीस्ट्रक्चरिंग होगी, यानी एक फैक्ट्री को बंद किया जाएगा, बिजनेस यूनिट को बंद किया जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 कौन से एरियाज पे इफेक्ट होगा? फिक्स एसेट्स, उनको हेल्ड फॉर सेल करना है। दूसरा प्रोविजन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रिडंडेंसी प्रोविजन आ जाए जहन में तो वो लिख ले, वरना लिख ले प्रोविजन फॉर कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। रिडंडेंसी लिख ले तो वो बहुत ही अच्छा, नहीं तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज लिख ले, वो भी इक्वल कंसेप्ट। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लिटिगेशन एंड टैक्स कंटिजेंसीज। अब आ गया वो जो टैक्स वाला पॉइंट था ना एमसीएस मैटर में, याद है कहा था, अब आ गया। इसलिए अब बताना है, एक ही केस हो ना टैक्स का या लॉ का, बड़ा एमसीएस मैटर, और छोटे 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 कई केसेस हो तो एमसीएस मैटर नहीं, की ऑर्डर मैटर, क्योंकि छोटे 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 कई है ना। एक ही केस हो बड़ा एमसीएस मैटर, छोटे 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 कई केसेस हो, की ऑर्डर मैटर। हाँ, ये भी जजमेंट डिपेंड करेगा कि जो क्लाइंट के खिलाफ 10 केसेस है सारे छोटे छोटे के, उनमें कोई एक आधा बड़ा भी है। हाँ जी, ठीक है। और एग्जाम में आपको रूल बताया, अगर वो कहे देयर वर मेनी केसेस पेंडिंग अगेंस्ट कंपनी, हम कहेंगे कि ऑर्डर मैटर। कहे देयर वाज वन लीगल केस जिसमें कंपनी ने ये केस कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैटर। वहां पे ये फर्क था, एक लीगल केस डिस्कस हुआ था एमसीएस मैटर में, और उसने रेफर कर दिया था कि बहुत से होंगे तो की ऑर्डर मैटर में जाएगा। की ऑर्डर मैटर में दोबारा कंसेप्ट है। लास्ट सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर बहुत ज्यादा है तो फिर कह रहा है ध्यान से, क्या कह रहा है? ध्यान से। अदर एरियाज फॉर, कहता है ये मैंने एग्जांपल्स दी हैं, अदर एरियाज फॉर एग्जांपल रेवेन्यू, एडिशंस टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, डेटर, लॉन्ग टर्म लोन may also be can if they meet
कह रहा है ये एग्जाम्पल दी है, कसम नहीं खानी के बस इसी पे की ऑर्डर मैटर आएगा। नहीं नहीं नहीं, इस पे तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा भी आ सकता है अगर क्राइटेरिया। जैसे मैंने एग्जांपल नॉर्मली प्रोविजन फॉर बैड डेट पे की ऑर्डर मैटर नहीं आता, लेकिन अगर ज्यादा डेट जैसे बैंक वगैरह का केस हो तो आ सकता है। नॉर्मली डिस्पोजल के ऊपर की ऑर्डर मैटर नहीं आता, लेकिन अगर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस यूनिट हो की ऑर्डर मैटर आ भी सकता है। नॉर्मली परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स के ऊपर की ऑर्डर मैटर नहीं आता, लेकिन अगर कोई नई प्रोडक्ट स्टार्ट किया उसके लिए बहुत ज्यादा एडिशन हुई है फिक्स एसेट में, आप वो डिपेंड करता है। अगर उसने ये लिस्ट में से कोई आइटम दी ना, फिर तो पक्का। अगर इसके अलावा कोई और आइटम नहीं तो फिर आपने देखना कंडीशन पूरी करवा रहा है कि नहीं। जैसे वो कहता है रेवेन्यू था, मोस्ट सिग्निफिकेंट था, ड्यूरिंग द ईयर कम्युनिकेट किया, बताओ कि आइटम मैटर हो सकता है कि नहीं। इन्वेंट्री थी, एनआरबी पे राइट डाउन किया है, डायरेक्टर को कम्युनिकेट किया था, हो सकता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल में तो आए ही आएगी आइटम मैटर। बाकी एग्जांपल में भी अगर क्वेश्चन में क्राइटेरिया पूरा करवा दे वो भी बन सकती हैं की ऑर्डर मैटर। ठीक है जी, यानी ये तो हमारे समझ लीजिए घर में मौजूद हैं ही एग्जांपल। इन एग्जांपल के लिए भी दरवाजा खुला है, अगर क्राइटेरिया पूरा कर दे तो आ जाए हमारे की ऑर्डर मैटर के घर में। ये एग्जांपल भी हमारे की ऑर्डर मैटर, भाई ये एग्जांपल तो ऑलरेडी मौजूद है की ऑर्डर मैटर वाले घर में, कैम सेक्शन कैम हाउस में ये एग्जांपल ऑलरेडी। इनको भी एंट्री देनी है कि नहीं देनी क्राइटेरिया पूरा। अच्छा आप सुन लें, अब हमने पहले हमने डिसाइड किया था की ऑर्डर मैटर सेक्शन आएगा कि नहीं। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डिसाइड किया कि सेक्शन जब आएगा तो कौन कौन से की ऑर्डर मैटर इंक्लूड करना है, कौन से नहीं। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बाद क्या आप इस काबिल हैं कि डिसाइड कर सके, इंफॉर्मेशन पढ़ के वैल्यूएट कर सके इस चीज को की ऑर्डर मैटर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब गैस कीजिए अगला टास्क क्या है हमारा, कि अगर आ गया तो उसे कम्युनिकेट कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है। इधर ही भाईजान, इधर ही जितना मर्जी शोर मचा ले, जो टारगेट प्लान करके आए पढ़ा के तो जाओ, कर ले, कोई मसला। टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा। नहीं कोई रिलैक्स करने के लिए शोर शोर मचा, मुझे कोई इतराज नहीं। अच्छा यकीन कीजिए इसमें समझने वाली कोई चीज भी नहीं है। अभी क्लास का टाइम भी खत्म नहीं हुआ, 7 मिनट तो ऑफिशियली टाइम में है। 7 मिनट तक तो चुप रहे, और 7 मिनट के बाद शुरू कीजिएगा। अभी कह रहा है की ऑर्डर मैटर डिस्क्राइब्ड इन ऑडिट रिपोर्ट अंडर द हेडिंग की ऑर्डर मैटर। खुद बताएं, ये नहीं पता था रिपोर्ट में होता है, और क्या रिप्रेजेंटेशन लेटर में आएगा, और क्या एंगेजमेंट लेटर में आएगा। ऑडिट रिपोर्ट में की ऑर्डर मैटर किधर आएगा, और हेडिंग भी आएगी, ये भी हमें पता है। हर पैराग्राफ की हेडिंग आती है, इसकी नहीं है क्या, इसकी भी एप्रोप्रिएट हेडिंग इसकी भी होगी। लेकिन इसमें दो तरह की हेडिंग होगी, एक मेन हेडिंग, एक सब। मेन हेडिंग होगी की ऑर्डर मैटर सेक्शन, और सब हेडिंग होगी रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। पहले पैराग्राफ मेन हेडिंग देगा क्या, की ऑर्डर मैटर सेक्शन, उधर बताएगा यूजर को, ए यूजर तेरे को पता है की ऑर्डर मैटर क्या होता है, नहीं पता तो पहले डेफिनेशन सुन ले, बाद में तुझे की ऑर्डर मैटर बताऊंगा। पहले क्या सुन ले, डेफिनेशन सुन ले, बाद में तुझे की ऑर्डर मैटर दिखाऊंगा कि क्या क्या की ऑर्डर मैटर है ऑडिट में। डेफिनेशन में क्या कहेगा, की ऑर्डर मैटर आर दोज मैटर्स दैट इन आवर प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करंट पीरियड, दोज मैटर आर एड्रेस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल एंड इन फॉर्मिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन देयर वी डू नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दिस मैटर। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है हमने जो की ऑर्डर मैटर डिसाइड किया ना, ये पूरे ऑडिट को सामने रख के डिसाइड किया है। ये ना समझिएगा कि ये की ऑर्डर मैटर अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट है और हम इसके ऊपर ये एक बड़ी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर छोटी छोटी मिनी ऑडिट रिपोर्ट है, ये ना समझिएगा। ये ना समझिएगा कि हम रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट के बारे में बता रहे हैं कि क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया है, लेकिन इसके ऊपर अलग से ओपिनियन नहीं दे रहे। ओपिनियन एक ही है जो ऊपर है, वही है ओवरऑल। तो इसको यूं ना समझिएगा रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट है, नहीं है। ये रिपोर्ट के अंदर की ऑर्डर मैटर है, इसमें हम की ऑर्डर मैटर को डिस्क्राइब करेंगे, उसके प्रोसीजर क्या परफॉर्म किया वो भी बताएंगे, लेकिन इनके ऊपर सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहे। सेपरेट ओपिनियन इसमें ये तो कहेगा, इसमें पता क्या है कि जी बात बताऊं, ऑडिटर ये कहेगा मैंने रिलेटेड पार्टी को वेरीफाई करने के लिए ये प्रोसीजर परफॉर्म किया, ये किया। लेकिन नीचे ये नहीं लिखेगा कि दिस एरिया गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ओपिनियन नहीं देंगे इसके ऊपर, क्योंकि ओपिनियन तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर दे चुके हैं। फिर इसके बाद कह रहा है ये डेफिनेशन दे के ना, डेफिनेशन इंट्रोडक्टरी, फिर लिखो वी हैव डिटरमाइंड द मैटर। ये नीचे वाले की ऑर्डर मैटर है। अब पहले डेफिनेशन बता दो, फिर की ऑर्डर मैटर। डायरेक्ट थोड़ी बता दे, पहचान ही नहीं पाएगा। डायरेक्ट क्या है, पहचान नहीं पाएगा। भाई ने डायनासोर कभी नहीं देखा, हाथी कभी नहीं देखा, एकदम से इनके सामने ले आए, नहीं पहचान पाएंगे कि ये हाथी है। लेकिन पहले से अगर बता देंगे, पहले से बता देंगे हाथी की सूंड, कान, दांत, पैर वगैरह वगैरह, बताने के बाद हाथी आएगा, फिर पहचान लेंगे ना, पहले तो नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए पहले हमने यूजर को बता दिया हाथी कैसा होता है, हाथी ऐसा। अब आगे एक एक करके हाथी आएगा, पहले डायनासोर आएगा, फिर हाथी आएगा, फिर बतख आएगी, तरतीब से। नहीं, बतख की ऑर्डर मैटर नहीं होगी, दो की ऑर्डर मैटर, डायनासोर, हाथी। आइटर शैल गिव ए सब हेडिंग। सब हेडिंग क्यों बोला, क्योंकि मेन हेडिंग की ऑर्डर मैटर क्या, सब हेड बार ईच इंडिविजुअल की ऑर्डर मैटर, हर की ऑर्डर मैटर की अलग अलग हेडिंग, और उसमें क्या बताएगा, व्हाट, व्हाई, हाउ। क्या बताएगा, व्हाट, व्हाई, हाउ। की ऑर्डर मैटर को डिस्क्राइब करते हुए रिपोर्ट में लिखते हुए क्या बताएगा, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हाट, व्हाई, हाउ। शाबाश, हाँ शाबाश शाबाश, हाँ
बोलते कोई अच्छी बात है, अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकलेगी। बोल के बोल व्हाट व्हाई हाउ ना कर भाई, इतने ज्यादा प्रोसीजर नहीं लिखने, बस व्हाट व्हाई। अच्छा व्हाट का मतलब क्या, यानी क्या की ऑर्डर मैटर है, ये की ऑर्डर मैं किसके ऊपर दिया, रीवैल्यूएशन के ऊपर दिया, क्या रिलेटेड पार्टी के ऊपर, इंटेंजिबल के ऊपर दिया, किसके ऊपर दिया, गुडविल के ऊपर दिया, इंपेयरमेंट के ऊपर दिया, ठीक है, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में दिया, ये है व्हाट। वाई का मतलब क्या है, क्यों दिया, रिस्क था, जजमेंट थी, कंप्लेक्स ज्यादा था, सिग्निफिकेंट था, इसलिए। हाउ कैसे एड्रेस किया इसको, कैसे कैसे वेरीफाई किया। हाउ में कहता है तीन चीजें हैं, लेकिन पूरी दुनिया में मैंने जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट देखी है सिर्फ एक ऑप्शन को फॉलो करते हैं। स्टैंडर्ड ने तीन ऑप्शन दिए हैं। हाउ कैसे एड्रेस कर सकते हैं, नंबर 1 लिख दो प्रोसीजर कौन सा परफॉर्म किए, नंबर 2 आउटकम क्या था प्रोसीजर का वो लिख दो, नंबर 3 की ऑब्जर्वेशन। लेकिन पूरी दुनिया में और आपके पेपर में भी, कैफ में भी, सीफैप में भी, प्रैक्टिस में भी, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान बाहर भी, पहली वाली ऑप्शन प्रोसीजर। लेकिन एग्जाम में आपने तीनों बतानी है। जैसे था ना कि आरटीआई की रिस्पांसिबिलिटी के भी 3 उसने ऑप्शन बताई थी, विद इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, अपेंडिक्स और वेबसाइट, याद है। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा 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 कौन सी ऑप्शन फॉलो होती है, विद इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। लेकिन एग्जाम में अगर पूछे कि आरटीआई रिस्पांसिबिलिटी की प्लेसमेंट क्या है, तो बताएंगे तीनों कि स्टैंडर्ड ने तीनों की इजाजत दी है, पाकिस्तान में फॉलो ही होता है। फिर कहता है मैनेजमेंट या ऑडिटर अगर कहे या मैनेजमेंट खुद से अगर चाहे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो मैटर की ऑडिट मैटर है ना, अगर उसको पता चल जाए ये की ऑडिट मैटर ऑडिटर दे रहा है, तो मैनेजमेंट कहेगी ठीक है सर, हम भी इसको, आप इतनी अहमियत दे रहे हैं, हम भी इसमें कुछ मजीद चीजें ऐड कर देते हैं एक्सप्लेनेटरी, क्योंकि की ऑडिट मैटर ऑडिटर डिसाइड करता है ना, मैनेजमेंट तो नहीं करती। जब मैनेजमेंट को पता चल जाए कि की ऑडिट मैटर ऑडिटर ये रिवैल्यूएशन के ऊपर दे रहा है, तो कहेंगे सर पहले तो हमने सिर्फ आईएफआरएस के मुताबिक डिस्क्लोजर दिए थे, अब चूंकि आप कह रहे हैं ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, हम इसको मजीद एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अगर मैनेजमेंट ये कहे तो अच्छा काम कर रही है कि बुरा काम, अच्छा काम कर रही है, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, हम शाबाश देंगे, हम शाबाश देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, ये इसको अंडरलाइन कर ले, ए रेफरेंस हेल्प से। अच्छा आप नोट कीजिए, इसमें रेफरेंस नहीं था ऊपर, एमसीएस ऑफ मैटर में हमेशा आता है, अदर मैटर में कभी नहीं आता, लेकिन की ऑडिट मैटर में आता है कि नहीं रेफरेंस। ये लाइन पढ़ा रहा हूं, आपने फिर इसकी लाइन पढ़ने के बाद बताना है कि आएगा कि नहीं आएगा। ए रेफरेंस यानी रेफरेंस कौन सा, नोट्स अकाउंट्स का, हेल्प्स यूजर टू बेटर अंडरस्टैंड की एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर एंड हाउ मैनेजमेंट एड्रेस्ड इट। आएगा तो ये आपको एक फॉर्मेट दिखाना दो, फिर अब आप परेशान हो रहेंगे, क्यों नहीं, नॉट इट्स नॉट ओके। ये देखें, ये है की ऑडिट मैटर, ये क्या है, ये क्या है, सब हेडिंग, और ये रेफर नोट एक्स एक्स एक्स, ये नोट्स उसने कहा था ना रेफरेंस हेल्प करता है। फाइनेंशियल में कंपनी हैज रिकॉर्डेड इट्स लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी एट, ये है व्हाट, इसके साथ लिख ले व्हाट, 1 से लेके ये पहला पैरा व्हाट, बस व्हाट। फिर वी आइडेंटिफाइड रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी एज ए की ऑडिट मैटर बिकॉज इट्स अमाउंट इज मटेरियल, मटेरियल को अंडरलाइन कर ले। इन एडिशन प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड जजमेंटल, मटेरियल भी है यानी सिग्निफिकेंट, जजमेंटल भी है, कॉम्प्लेक्स, ये वजह हुई which involve assumption and method affected by future economic and market condition, ये वजह हुई। तो ये दूसरा पैरा क्या है, why, और आगे क्या कह रहा है, how the matter was addressed in, हमने कैसे एड्रेस किया इसको, क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, assess competence capability of, हमने एक्सपर्ट को एंगेज किया, उसकी कंपिटेंस को देखा, रिवैल्यूएशन में एक्सपर्ट आएगा, रिवैल्यूएशन हुई है तो एक्सपर्ट आएगा ना, वैल्यूएशन रिपोर्ट तो एक्सपर्ट ही देगा। obtain revaluation report from valuer and discuss with management and expert appropriateness of assumption, check relevance, data का relevance check किया, ensure किया revaluation properly account for disclose वगैरह वगैरह, ये सारे क्या है, what why how, हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम। अच्छा एक आखिरी चीज बस, अच्छा नहीं बना रहा, मैं तो ये चाह रहा था, यकीन कीजिए मैं तो ये प्लान बना के आया था कि जो आपको ऑडिट रिपोर्ट दी है ना शुरू में, उसमें ये की ऑडिट मैटर था, ये भी आपको पढ़ाऊं, पढ़ लिया था वो तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था। चले अब दोबारा पढ़ के, उस वक्त आप ये चेक नहीं कर सके होंगे कि व्हाट व्हाई हाउ पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, अब आप चेक करिएगा व्हाट व्हाई हाउ पूरा हो रहा है कि नहीं। आखिरी चीज डेढ़ लाइन की, सिर्फ डेढ़ लाइन, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा छुट्टी फिर, लेकिन ये तसल्ली से, ये तकरीबन इस चैप्टर की हर केस स्टडी में यूज होने वाली है, इसको आपने याद कर लेना है। इंपैक्ट ऑन की ऑडिट मैटर इफ ऑडिटर्स ओपिनियन इज, सुन ले सिर्फ डेढ़ लाइन 3 मिनट, उसके बाद छुट्टी। हालांकि बाकी चीज 7 मिनट मुझे दे देना, इसको मैं खत्म कर दूं, 7 मिनट दे दिए, शाबाश शाबाश शाबाश। 2 मिनट क्वालिफाइड या एडवर्स। अच्छा खुद मुझे बताइए, जो मिस स्टेटमेंट है मटेरियल या परवेसिव या स्कोप लिमिटेशन है, वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, छोटी मोटी सिग्निफिकेंट के मोस्ट सिग्निफिकेंट,
ओके ठीक है। रिपोर्ट मॉडिफाई करने से पहले डायरेक्टर को कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं? शाबाश। दूसरा पॉइंट। तीसरा, करंट ईयर से रिलेट करती है कि प्रायर ईयर से? अब पहुंचे जिस पॉइंट पे लाना चाह रहा हूं कि बाय डेफिनेशन मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन जो मटेरियल है ये भी की ऑडिट मैटर है कि नहीं? शाबाश। तो अब मुझे बताइए, ये बाय डेफिनेशन अगर की ऑडिट मैटर है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, बाय डेफिनेशन की ऑडिट मैटर है, कैसे? सिग्निफिकेंट है, कम्युनिकेट किया, करंट पीरियड से रिलेट करता है, की ऑडिट मैटर। तो इसे किधर लिखना चाहिए? मॉडिफाइड ओपिनियन। बिल्कुल ठीक। क्वालिफाइड ओपिनियन बेसिस फॉर क्वालिफाइड, बिल्कुल ठीक। अब सुनिए, मैटर ये डिस्कस होगा मॉडिफाइड ओपिनियन बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में, ये कंफर्म है क्या? की ऑडिट मैटर में इसका हवाला देना चाहिए, इशारा देना चाहिए कि वो जो मैटर है वो भी बाय डेफिनेशन की ऑडिट मैटर है, लेकिन प्रेजेंट उधर किया गया। अब सुनिए, ये लाइन अगर आपने मुझे कह दिया ना ये लाइन समझ आ गई है, इसके बाद छुट्टी, बाकी थोड़ा बहुत कसर रह गई, हाथी निकल गया, दुम रह गई, दुम परसों। लेकिन आपने मुझे ये, क्योंकि ये तकरीबन हर केस स्टडी में आपको लिखना पड़ सकता है, जो रिपोर्ट की केस स्टडी होगी, रिपोर्ट की, बाकी नहीं। क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन इज बाय नेचर ए की ऑडिट मैटर। बोले क्या? क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन इज बाय नेचर ए की ऑडिट मैटर। Therefore, a reference to the basis for qualified या adverse opinion should be included in की ऑडिट मैटर सेक्शन। कहता है रेफरेंस दो, खबरदार ये नहीं समझना कि वो मैटर डिस्क्राइब कर रहे हैं, इधर डिस्क्राइब नहीं कर रहे मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन को की ऑडिट मैटर में, ना की ऑडिट मैटर में मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन डिस्क्राइब नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? रेफरेंस दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे। हाउ भी नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वो क्वालिफाइड ओपिनियन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन है, उसमें व्हाट बाय हाउ होता ही नहीं है, उसमें भाई समझ रहे? नहीं समझ आए? क्वालिफाइड इंपैक्ट ऑन की ऑडिट मैटर इफ ऑडिट ओपिनियन इज मॉडिफाइड, ये हेडिंग है। इस सारे तीनों लाइन को, हेडिंग और इसमें, इसको पहले अंडरलाइन करें, फिर ओवरलाइन करें, फिर साइड लाइन करें। क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन इज बाय नेचर ए की ऑडिट मैटर। क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन इज बाय नेचर, देयरफॉर ए रेफरेंस दिया जाएगा। ए रेफरेंस को अंडरलाइन करें, रेफरेंस रेफरेंस रेफरेंस, वो मैटर नहीं, रेफरेंस रेफरेंस टू द बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन शुड बी इंक्लूडेड इन द की ऑडिट मैटर सेक्शन। रेफरेंस बताया, पूरा मैटर नहीं बताया। वो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन बताई कि इसका रेफरेंस दिया, क्यों? क्योंकि वो उधर चली गई और डुप्लीकेशन होती नहीं, वो उधर चली गई डुप्लीकेशन। लेकिन एक अजीब बात है, अजीबो गरीब बात है, जो स्टूडेंट मुझे बताएगा मेरे जहन में सवाल क्या आया है उसको 100 रुपया, और जो उसका जवाब बताएगा उसको 50 रुपए। हाथ उठा के शाबाश। एडवर्स का नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी चीज डबल नहीं होनी चाहिए, ये भी डबल नहीं हो रही। वो क्या क्या डिस्क्लेमर ओपिनियन? नहीं, सवाल क्या मेरे जहन में आया? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होगा तो वो भी की ऑडिट मैटर होगा बाय नेचर। पॉइंट उसका पकड़ लिया, गांव जीत गया। पॉइंट मेहनत उसकी थी। सवाल मेरा ये था कि उसने क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन तो बोल दिया है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्यों नहीं बोला? हाँ, सवाल ये था, ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का भाई, अब ये उसका बनता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्यों नहीं लिखा इसने? क्योंकि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में की ऑडिट मैटर सेक्शन होता ही नहीं है। शाबाश। चलिए ठीक है, जब वादा किया था मजीद नहीं पढ़ाऊंगा, मजीद नहीं पढ़ाऊंगा। पहले मैं देख लूं आप असाइनमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। असाइनमेंट जरूर करनी है आपने। अल्लाह हाफिज।